स्कैम चला रखा है अभी एडमिशन होने के टाइम पे, जैसे किताबों का धंधा किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट का भी धंधा किया जाएगा। तो कोई उनका कोई नियर डियर आ गया टीचर, तो उसको हटा देंगे तो दूसरा रख लेंगे। अगर 1 साल हो गया तो ये पता है कि अब इसकी सैलरी बढ़ानी पड़ेगी। क्या कि आप अगर 10 बच्चे ले आए तो आपके 500 रुपये पर बच्चा कमीशन है। आपकी जो अप्रैल जो प्राइवेट टीचर होता है उससे अच्छा तो मजदूर ही है। आएंगे और जो पेपर आएंगे वो एनसीईआरटी की पुस्तक में से आएंगे, तो फिर ये प्राइवेट पब्लिकेशन है क्या? सरकारी स्कूल बंद हुए हैं ना, उतनी सगाई टूटी है लोगों की। सरकारी स्कूल जमा बंद हो लिए, एक तरह ताले लगने शुरू हो, और वो क्लास लगाए बैठे +2 तक की। ये गैर कानूनी भी है और पेरेंट्स और बच्चे के भविष्य के साथ भारी खिलवाड़ भी है। जिस भी स्कूल में आपके बच्चे को दाखिला के लिए आप जाएं तो कुछ बातों का जरूर ध्यान दें। मान लिया जाए आपका बच्चा के दाखिला, साथियों मैं आपको बता देता हूं, अप्रैल महीना शुरू होने वाला है और इस साल का एंड भी चल रहा है मार्च के अंदर। बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के एडमिशन स्कूलों में करवाने के लिए तैयार हो चुके हैं। लगभग बच्चों के पेपर भी हो चुके हैं। एडमिशन से पेपर से एडमिशन तक का जो सफर है वहां तक हम आपको लेके चलेंगे, और एडमिशन के बाद बच्चे के साथ जो सफर शुरू होता है परिजनों का और शिक्षा का, वो सारा सफर आज तय करेंगे। बहुत सारी बातें आपको जो हिडन है, अपने को नहीं पता शिक्षा विभाग के बारे में, शिक्षा लेने तक बच्चे का किस तरीके से हम शोषण देख पाते हैं, वो एक मान के चले हैं कि किसी पेरेंट्स का या बच्चे का व्यक्ति विशेष होता है। लेकिन आज सभी चीजें, सभी परतें खोल कर रख देंगे। आज हमारे साथ चरण सिंह पप्पू जी हैं और साथ ही सारे गणमान्य व्यक्ति बैठे हुए हैं। वो किस तरीके से शिक्षा के अंदर पेरेंट्स और बच्चों के साथ धांधली की जा रही है या होती रही है, और आने वाले समय के अंदर शायद वो रुकने का ना बन पाए सिस्टम, लेकिन आज हम उसकी परतें खोलेंगे। और एडमिशन से पहले इस वीडियो को जरूर से जरूर जो छात्र हैं या पेरेंट्स अभिभावक हैं इस वीडियो को जरूर देखें। अभी बात कर लेते हैं जी पप्पू जी, आप 10 साल से शिक्षा के ऊपर काम कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चों को आपने एडमिशन भी कराए, 134 से कहते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताओ। सबसे पहले तो आपके जो भी दर्शक हैं सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, शिक्षा के फिलहाल पेपर चले हुए हैं बच्चों के, और अप्रैल में नई क्लासेस शुरू होने वाली हैं। तो मैं नई क्लासों में जाने से पहले प्रत्येक बच्चे के पेरेंट्स से एक अपील करूंगा कि आपका बच्चा जिस भी स्कूल में आप दाखिला दिलवाना चाह रहे हैं, जिस भी स्कूल में आपके बच्चे को दाखिला के लिए आप जाएं, तो कुछ बातों का जरूर ध्यान दें। मान लिया जाए आपका बच्चा के दाखिले के लिए आप 9th में या 10 में या 11 में जिसमें भी जा रहे हैं, तो सबसे पहला हमारा कर्तव्य है कि उस स्कूल की हम ये जांच करें कि क्या वो उस क्लास तक की मान्यता ले हुए है या नहीं। कहने का मतलब ये है कि कई स्कूलों की मान्यता 8वीं तक होती है, लेकिन बच्चों का एडमिशन +2 तक भी ले लेते हैं। देखिए, काफी शिकायतें भी देखी हमने और काफी बार कई स्कूलों का खुलासा भी हुआ है कि उन स्कूलों के पास मान्यता तो होती है 8वीं तक की और वो क्लास लगाए बैठे +2 तक की। ये गैर कानूनी भी है और पेरेंट्स और बच्चे के भविष्य के साथ भारी खिलवाड़ भी है। तो ये जांच का विषय है, उसकी मान्यता जरूर चेक करें। अच्छा, एक दूसरा मेरा आपसे सवाल है, जैसे 134 की आपने बात करी, कई बार हमने ये चीजें भी देखी हैं कि जैसे पेरेंट्स के साथ धोखा किस तरीके से होता है। वो स्कूल में जाता है जी, हमारा नंबर पड़ेगा, लेकिन वहां बताया जाता है जी सीटें कंप्लीट हो चुकी है। ऐसा क्या? देखिए, 134 के तहत जिस बच्चे का दाखिला होता है, जिसे आजकल चिराग योजना कहा हाँ, वो सारा का सारा विभाग का काम है, डीओ ऑफिस, बी ऑफिस का। और डीओ ऑफिस और बी ऑफिस को ये पता होता है कि स्कूल में कितनी सीट खाली हैं, और वो खुद नोटिस जारी करता है, बच्चे को लिखित में रिकॉर्ड देता है कि भाई आपका दाखिला उस स्कूल में हुआ है।
लिखित का मतलब देखो सरकारी बात हो चुकी है, लिखित दे दिया उसने, लेकिन उस स्कूल वाला मना क्यों करता है? देखो नोटिस जब ही जाएगा उसके पास या पेरेंट्स को जब लिखित दिया जाएगा कि उसमें सीट है, तो उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई स्कूल का जब डीओ ऑफिस हमें देता है कि भाई इस स्कूल में आपका दाखिला हो गया, और वो स्कूल अगर इनकार करता है, तो आप वापिस डीओ ऑफिस के पास इस बात की शिकायत करें, और जहां तक है डीओ ऑफिस शिकायत सुनेगा। अगर कहीं वहां भी कोई आपके साथ अगर छल हो रहा है, अगर सुनाई नहीं कर रहा, तो जो संगठन इस पे काम कर रहा है उसके सभी जगह नंबर वायरल हैं, और अगर ना नंबर वायरल अगर किसी की जानकारी में ना हो, तो फिर मैं एक बार ये नंबर बता रहा हूं, 92-555-71-698। आप ये नंबर नोट कर लें और हमें बताएं, तो हम उसकी सहायता के लिए चाहे वो स्कूल के पास जाए चाहे डी ऑफिस के पास जाए, लेकिन उसके कष्ट का निवारण जरूर करवाएंगे। जैसे पप्पू जी बहुत सारी ये है ना जो दिक्कत दुविधा है ना, प्राइवेट स्कूलों में ज्यादा है, क्योंकि आपने बेरा पूरे इंडिया ने बेरा है, पिछले 9 साल के अंदर जितने सरकारी स्कूल बंद हुए हैं ना, उतनी सगाई टूटी है लोगों की। सरकारी स्कूल जमा बंद हो लिए, एक तरह ताले लगने शुरू हो चुके हैं। प्राइवेट स्कूलों में थोड़ी इच्छा थी वे बच्चा बढ़िया पढ़ लेगा, उनका भी इस तरीके धांधली नोटिस सामने आ रहे हैं, कभी चिरायु योजना के तहत आ रहे हैं, कभी उनकी सीटें बंद होने के आ रहे हैं, कभी बच्चा गरीब बच्चा एडमिशन भी ले लेता है, उनको बार बार फोर्स फीस के लिए भी किया जाता है। देखिए जो ये सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल जिक्र करेगा आपने, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है इस देश में, स्कैम भी कह सकते हो, ये स्कैम है। क्योंकि जो मंत्री हैं, जो ऊपर बड़े बड़े राजनेता हैं, तकरीबन स्कूल उनके हैं ये, और अगर सरकारी स्कूल में सुविधा अच्छी दे दी तो फिर प्राइवेट स्कूल की तरफ क्यों जाएंगे? ये एक बड़ा स्कैम है। इस स्कैम में हम पेरेंट्स भी दोषी हैं, वो भी पिसते हैं, क्योंकि हमने भी कहीं ना कहीं आवाज नहीं उठाई, और सरकारी स्कूल इस स्कैम में इन नेताओं ने मिलकर सरकारी स्कूलों को खुद खत्म किया है, ताकि बच्चे मजबूर होकर के प्राइवेट स्कूल की तरफ आ जाएं। ये मतलब हमारी ये दुकान भर जाओ, वो यहाँ में हमारी दुकान चले। इसमें मेरा तो ये मानना है कि जो हम ये पेरेंट्स हैं जिसने दे, ये खुद दोषी हैं, हम खुद दोषी हैं इसमें, हम सरकारी स्कूलों को खत्म करने में खुद दोषी है। क्योंकि आज अगर आप देखोगे ना, जींद के अंदर या हरियाणा में इंडस स्कूल बहुत ज्यादा है। किसका स्कूल? वो बीजेपी के बड़े ही उच्च नेता कैप्टन अभिमन्यु का है। अगर हम उससे अलग देखें तो और भी कई स्कूल है, जैसे एक राव बहादुर सिंह के हैं, यदुवंशी स्कूल है। इसी तरह तकरीबन राजनीतिक लोगों के स्कूल हैं, और उन्हीं के स्कैम में सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। ये जो शिक्षा के लिए गरीब लोगों को दूर करने का एक प्रयास है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में इतनी भारी भरकम फीस लगा दी, गरीब आदमी अपने बच्चों को रोटी खिलाएगा या शिक्षा दिलाएगा। उसके साथ साथ एक और प्राइवेट स्कूल में बड़ा भारी स्कैम कर दिया है। प्राइवेट स्कूलों में एनसीईआरटी की पुस्तक नहीं लगाई जाती, जबकि हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है ये कि हर स्कूल के अंदर एनसीईआरटी की पुस्तक लगाई जाए। लेकिन कमाई कैसे हो, मैं आपको ये बताता हूं कमाई क्या है। स्कूल वाले कमाई कैसे करते हैं यही बताता हूं आपको। एक जब नई क्लासेस शुरू होती है ना, पूरे साल की फीस बचती है स्कूल को पेवर। जो ये किताबें देते हैं ना, उनमें इतना मोटा कमीशन होता है कि टीचर्स की फीस, उसकी तनख्वाह, स्कूल के बिजली का बिल, स्कूल में मरम्मत की खर्चे, वो सारे के सारे केवल और केवल किताबों में निकल जाते हैं। एक महीने के अंदर ही, एक केवल किताबों के अंदर। क्योंकि किताब प्राइवेट पब्लिकेशन की प्राइवेट स्कूल बेचता है, वर्दी स्कूल के अंदर बेचते हैं, जूतों की दुकान स्कूल के अंदर खुली हुई है, उनमें इतना मोटा कमीशन है। उदाहरण के तौर पे 5वीं क्लास की एनसीईआरटी की पुस्तक का जो सेट है वो आज के दिन 665 रुपए का है।
नॉमिनल चार्ज ओरिजिनल है ये, मतलब रिकॉर्ड है ये। हाँ। 665 रुपए का है 5वीं क्लास का, और 9वीं क्लास का है 715, पता नहीं इतने कुछ का है। 1000 का प्लस 2 लेकिन 5वीं क्लास की अगर पुस्तक आप प्राइवेट पब्लिकेशन की लोगे तो वो 4000 से 6000 तक की हैं। इतना मतलब 4 गुना कैसे हो सके? ये लूट, ये लूट है। केवल लूट। पेपर अगर आएंगे स्कूलों में तो वो सीबीएसई बोर्ड के तहत आएंगे, और जो पेपर आएंगे वो एनसीईआरटी की पुस्तक में से आएंगे। तो फिर ये प्राइवेट पब्लिकेशन है क्या? मतलब एक मीडिएटर, एक दुकानदार वाला काम स्कूल वाले कर रहे हैं एक तरह देखा जाए तो। जैसे एक चुटकुला आया था व्हाट्सएप पे भी, काफी लोगों ने सुना होगा। एक स्कूल वाले से एडमिशन टाइम पूछ लिया पेरेंट्स ने कि जी क्या क्या सामान कहाँ कहाँ से मिलेगा। उसको कहा भाई किताबें स्कूल से मिल जाएंगी, आपको ड्रेस स्कूल से मिल जाएंगी, स्कूल यहाँ से, बस यहाँ से मिल जाएंगी, सारा सौदा यहीं से मिल जाएगा। एजुकेशन के लिए तो आप ट्यूशन लगा लेना। ये स्कूल नहीं है, ये एक व्यापार, एक फैक्ट्री, इसे कहा जाए तो बड़ा अच्छा है। मतलब एक तरह देखा जाए जो बच्चे अपने जा रहे हैं उनकी सुरक्षा की भी कोई गारंटी नहीं है। वो सिर्फ उन तो अपना काम काटने का मतलब, पैसे कमाने का मतलब, ये कह सकते हो। आज पेरेंट्स के लिए बड़े सवाल है। बात आई थी कि नया सत्र आने वाला है, दाखिला करना है। पेरेंट्स को किन बातों पे ध्यान रखना है, मैं एक निवेदन करूंगा इस वीडियो के माध्यम से तमाम पेरेंट्स से। पहला, आप उस स्कूल की मान्यता के बारे में उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करें कि उस स्कूल को किस क्लास तक की मान्यता मिली हुई है। दूसरा, उस स्कूल में सब्जेक्ट वाइज क्या वहां शिक्षक है। तीसरा, उस स्कूल में क्या ट्रांसपोर्ट की जो व्हीकल हैं उनके पास आरसी, इंश्योरेंस, धुमा पर्ची क्या पूर्णतः है, या किसी ड्राइवर के पास पक्का लाइसेंस है कि नहीं, हैवी लाइसेंस है कि नहीं, ये भी चेक होना चाहिए। हाँ, उसी में तो आ गया ये। जो उस बस को चला रहे हैं क्या उसके पास उस बस को चलाने के लिए हैवी लाइसेंस है। ये भी पेरेंट्स का दायित्व बनता है जांच करने का। बिल्कुल पप्पू जी आपके साथ भी जुड़े रहेंगे, इनसे ही बात करें। नाम बताओ एक बार, आपका क्या है? मेरा प्रदीप कुमार है। अच्छा, कितने साल से एजुकेशन के अंदर जुड़े हुए हैं? मैं लगभग 22 साल से। 22 साल से। हाँ। अच्छा, अगर पेरेंट्स की बात करें, जैसे आपने बहुत सारे पद प्राइवेट संस्थानों के अंदर भी आप रहे, प्रिंसिपल भी रहे, टीचर भी आप रहे। हाँ जी, हाँ जी। अगर आपको देखा जाए एज ए टीचर, आप किसी स्कूल के अंदर काम कर रहे हो तो क्या कुछ दुविधा दिक्कत आपको देखने को मिल रही है? दुविधा तो नंबर 1 ये बात है कि जो प्राइवेट टीचर होता है उससे अच्छा तो मजदूर ही है, क्योंकि मजदूर भी कम से कम 600 रुपये दिहाड़ी लेता है। हाँ। परंतु एक प्राइवेट जो टीचर होता है उसको लगभग 5 से 6 हजार रुपये महीना देते हैं। 10 दे देंगे, ज्यादा है ज्यादा एक्सपीरियंस ज्यादा है तो 10 दे देंगे। तो इतने में गुजारा बिल्कुल नहीं हो सकता। 10,000 रुपए 2007 के अंदर होते थे। हाँ जी, वो भी हद थी कि भाई कोई बढ़िया टीचर, जैसे माने फिजिक्स का भी कोई टीचर इस हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उस दर्जे का टीचर है तो उसको दिए जा रहे थे, नहीं तो 5-7। आज 2024 आ गई है। आज अगर आप किसी टीचर का एडमिशन, मतलब एक इंटरव्यू देने के लिए जाओ किसी भी स्कूल के अंदर, आप मान के चलो मैं म्यूजिक में हूँ, मैं जाके वहां जाता हूँ हाँ जी, उनका जो पे स्केल है ना वो 8,000 रुपए का है। 15,000 रुपए तो किसी लाला की दुकान पर आप कट्टा उठवाने के लिए किसी बंदे को मजदूर 15,000 तो वही दे देगा। टीचर बनने का फायदा क्या? एक कपड़े की दुकान वाला भी कम से कम 10-12 हजार रुपए तो वो भी दे देता है। हाँ। तो प्राइवेट स्कूल में जो भी अध्यापक है उनका बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है। जो शोषण की बात आपने कही, जैसे मान के चलो एक शुरुआत में एडमिशन के टाइम पे एक पीरियड रखा जाता है, बालक पकड़ पकड़ के ले आओ, वो वाली बात बताओ। हाँ जी, उसमें भी कमीशन होता है। क्या कि आप अगर 10 बच्चे ले आए तो आपके 500 रुपये पर बच्चा कमीशन है। आपकी जो अप्रैल की जो सैलरी मिलेगी मई में मिलेगी तो उसमें आपको 500 रुपये 400 रुपये जो भी कंडीशन होती है उसके तहत आपको उसका कमीशन दिया जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके ये प्राइवेट स्कूल वाले अपने बच्चों की बढ़ोतरी करते हैं, जोड़ लेते हैं। जैसे 100 से कर लिए। हाँ, क्योंकि एक
प्राइवेट स्कूल का अध्यापक क्या सोचता है कि और कुछ काम कर नहीं सकता वो, क्योंकि उससे उसको समाज में एक रेपुटेटेड जॉब समझी जाती है। तो इसलिए वो सोचता भाई चलो मेरे भी जो नियर है डियर है उनके बच्चों को मैं इकट्ठा करके यहाँ पर दाखिला करवा दूं। अच्छा, एक पहलू ये भी है, एज एन टीचर मैंने भी 7-8 साल जॉब करी है। हाँ जी। प्राइवेट स्कूलों के अंदर बढ़िया बढ़िया स्कूलों में, दिल्ली बॉम्बे भी करी और जीन लोकल में भी करी है मैंने। तो मैं अपने एक चीज और पूछना चाहूंगा, जैसे एडमिशन करा दी किसी टीचर ने स्कूल के साथ, हाँ जी, उसकी नहीं भी 7 महीने 6 महीने जितने महीने भी उसके चला पाए, पेरेंट्स तो उस टीचर को टोकेंगे हमारे बच्चे के साथ ये हो रहा है। तो फिर उस बच्चे के साथ नाइंसाफी हुई ना, ये तो। अब साइकोलॉजी ये कहती है कि बच्चे को है ना, टीचर को बार बार समझने में 3 महीने लगते हैं। तो फिर वो बार बार में टीचर चेंज होते रहे। कई विद्यालयों की क्या थ्योरी है कि वो 2-3 महीने रखे, तो कोई उनका कोई नियर डियर आ गया टीचर, तो उसको हटा देंगे तो दूसरा रख लेंगे। अगर 1 साल हो गया तो ये पता है कि अब इसकी सैलरी बढ़ानी पड़ेगी हमारे को, तो वो सोचते कि भाई इतनी सैलरी में तो हमारा दूसरा टीचर आ जाएगा। तो कुछ सैलरी बढ़ाने के चक्कर में भी टीचरों को अदला बदली करते रहते हैं। लेकिन उनको बच्चे परमानेंट चाहिए। अब बच्चे परमानेंट चाहिए, और वो भी बढ़ोतरी के साथ। बढ़ोतरी के साथ। और ये भी है जैसा कि पप्पू भाई साहब ने कहा कि किताबों का, वर्दी का दुकानें खोल रखी है स्कूल में। कई क्या है, स्कूलों में नहीं है उनकी दुकानें, परंतु ऐसी दुकानें हैं कि भाई आपको वो किताबें सिर्फ वहीं मिलेगी आपको। और वर्दी भी वहीं मिलेगी, जूते जुराब, एक टैग लगा हुआ स्पेशल यहाँ पे बैच लगा होता है कि इस विद्यालय की ये। जींद के अंदर मैं सुबह सुबह सैर करने के लिए निकलता हूँ, बच्चों की बस आती है चौक पे लेने के लिए। ऐसे ऐसे स्कूलों की बच्चों की ड्रेस देखी मन लगा बचुकरी कदे किसी दूसरे धर्म के आदमी तो नहीं जो इसी ड्रेस पर दोहरा जाके देखा जोकर पर की ड्रेस लगी हुआ। वो क्या होता है कि ड्रेस इसीलिए स्पेसिफिक रखी जाती है कि भाई स्पेशल एक दुकान पे मिले। स्पेशल क्या होता है, जैसे हमारे सरकारी स्कूल है, उनकी ड्रेस एक ही होती है, हम कहीं से भी ले सकते हैं। तो इसी तरह मेरा भी यही कहना है कि अपने प्राइवेट स्कूल है जैसे, इनकी भी ऐसी ड्रेस होनी चाहिए कि सभी दुकानों पर मिल सके, कॉमन होनी चाहिए एक ड्रेस। कॉमन होनी ड्रेस चाहिए, कोड कॉमन होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो एक बार एक साथी से और बात कर लेते हैं, आपका नाम बताओ एक बार। क्या? विजय जांगड़ा। हाँ जी विजय जी, क्या कहना चाहोगे पूरा जो आपने वाक्यांश हमारा सुना? देखिए, शिक्षा एक मौलिक अधिकार है हर बच्चे का, और शिक्षा देना सरकार का भी काम है। और सरकार आजकल क्या नीति अपना रही है कि बजाय सरकारी स्कूलों में उनको पढ़ाने के प्राइवेट स्कूलों की तरफ ज्यादा ध्यान दे रही है। अब सरकार ने घोषणा कर दी कि जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे उनको हम 1100 रुपये पर मंथ के हिसाब से फीस देंगे, जो कि बड़ा गलत है। मैं इस बारे में यही कहना चाहूंगा, सरकार को खास तौर से गरीब बच्चों के लिए जो सरकार ने सरकारी स्कूल खोल रखे हैं, जो वहाँ अध्यापक रखे हुए हैं जिनकी तनख्वाह भी कई लाखों में होती है, और वो जो अध्यापक स्कूलों में ना पढ़ाते हैं, इसी वजह से वे बच्चे प्राइवेट स्कूलों का रुख करते हैं। जहाँ प्राइवेट स्कूलों के टीचर 5, 7, 10 हजार तक तनख्वाह लेते हैं, एक 10,000 रुपये तनख्वाह लेने वाला टीचर, उसके बच्चे का तो रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। और जो सरकारी स्कूल में मास्टर पढ़ा रहा है, टीचर अपने बच्चों को जो शिक्षा ना देकर केवल टाइम पास करने के लिए स्कूल में जाता है, वो हर महीने मोटी तनख्वाह पाता है। तो ये एक खास कमी है सरकार के अंदर। कि आपने एक चीज और सुनी होगी, अखबारों में 2-3 महीने छोड़ के आती रहती है कि वह उस स्कूल में ताला इसीलिए लगा दिया गया, सरकार ने वो इसीलिए बंद कर दिया गया, टीचर तोड़ 5 बालक 13। ये कमी भी सरकार की है, क्योंकि जब अभिभावक ये सोचते हैं कि सरकारी स्कूलों में हमारे बच्चे पढ़ने की बजाय बिगड़ रहे, वो अपने बच्चे के भविष्य को सुरक्षित करते हुए ही प्राइवेट स्कूलों का रुख करते हैं, जहाँ बड़ी भारी भरकम फीस होती है। गरीब बच्चा
जो माँ बाप अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, बेचारे दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकार ने एक योजना चलाई 134 से, जिसके तहत सिर्फ उन गरीब बच्चों का ही दाखिला होना चाहिए जिसके वे पात्र हैं। लेकिन हमने देखा है शिक्षा विभाग के जो जिला शिक्षा अधिकारी का जो स्टाफ है, बीओ का जो स्टाफ है, वो पैसे वाले लोगों से मिली भगत करके अपने बच्चों का 134 ए के तहत दाखिला करवा देते हैं, और जो गरीब बच्चे हैं उनके माँ बाप भटकते रहते हैं, कभी स्कूलों में, कभी दफ्तरों के चक्कर इसी तरीके से काटते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बार आपसे भी जुड़ेंगे, एक बार हमारे साथ रामकेश जी जुड़े हैं। रामकेश जी, क्या कहना चाहेंगे आप? एडमिशन का टाइम आ चुका है विद्यार्थियों का, पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो आपके सारे दर्शकों को राम राम। भाई साहब, बात ये है कि नया सेशन आने वाला है बच्चों का। मैं भी टीचिंग करता हूँ और स्किल के ऊपर काम करता हूँ। गवर्नमेंट मैंने बहुत जोर लगा रखा है, बीजेपी ने दिखावटी जोर है, वो तो सभी को पता है कि स्किल भाई स्किल सिखाओ बच्चों को। सरकारी स्कूलों को मोटिवेट कर रहे हैं कि स्किल की शिक्षा पे लेके आओ, लेकिन ये सिर्फ है पब्लिक को रोकने के लिए। सबसे ज्यादा शिक्षा का, स्वास्थ्य का और रोजगार का दोनों हुआ तो इस गवर्नमेंट में हुआ है। चलो, आज का मुद्दा है शिक्षा, मैं उसी पे बात कर लेता हूँ। दोहन कैसे हुआ है? आप जब से बीजेपी आई है सत्ता में, आप वो रिकॉर्ड उठा के देख लो, कितने नए प्राइवेट स्कूल खुले हैं और कितने सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। ये सरकारी स्कूलों में स्कीम लाते हैं, बिल्कुल आते हैं, बड़ी बड़ी अच्छी, सिर्फ वो कागजों में होती है। इन्होंने देखो, आप भी पढ़े हो, मैं भी पढ़े हो, या सर भी पढ़े हैं। स्कूलों में अनाज मिलता था, कच्चा अनाज मिलता था, अच्छी क्वालिटी का मिलता था। मैंने भी लिया है, बहुत से लिया होगा, जो सरकारी में पढ़ा होगा। मैं पढ़ा हूँ, मेरे को पता है। जो नहीं गया होगा मेरे को नहीं पता। उन्होंने क्या कर दिया, सरकारी तंत्र जो भूखा बैठा था, उनकी भूख मिटाने के लिए वो कहते हैं इसको पका के दो। कच्चे अनाज को तो हम परख कर लेंगे खराब है, अब जो भीतर से बना के दे दिया, सीधा बच्चे थाली में डाल दिया, क्या पता लगेगा खराब है कि सही है? हर रोज वीडियो में है। पत्रकारिता, बहुत पत्रकार भाई पीछे लगे रहे हैं। पत्रकार अब केस हुए हैं, उसको लाभ कुछ नहीं हुआ ना, किसी अफसर का कि मैं बिगड़े आज तक। ये सच्चाई है। और ये कह रहे हो, एक मुद्दा और था कि स्कूलों के पास मान्यता नहीं है। हाँ, ये सच्चाई है। ये नहीं है कि सरकार को नहीं पता या सरकारी अफसर को नहीं पता, पता है, क्योंकि वो किसी न किसी राजनीति की, सबसे ज्यादा तो बीजेपी का है। बीजेपी और तो कुछ नहीं, लोगों के मूर्ख बनाना और लोगों ने लाइन में रखना का ही ना काम है। इन्होंने क्या 8वीं तक की मान्यता, बोता पे तो हमने स्कूल ऐसे भी देखे हैं जिन द्वारा कोई मान्यता भी नहीं है। कब है भाई, हमने तो फलाना स्कूल का थ्रू चला रहेगा, स्पष्ट है। उनमें 10वीं तक, +2 तक की शिक्षा होगी। चलिए, आप पे भी आएंगे एक बार दोबारा। पप्पू जी से बात करते हैं। पप्पू जी, आपने जैसे बताया इंड स्कूल के बारे में आपने बताया, या बड़े बड़े जो स्कूल हैं जींद के अंदर, जींद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के अंदर बड़े बड़े जो स्कूल हैं, वो राजनीतिक लोगों की शय है या उनके ही वो खुद के ही होते हैं? तो ये जो इस तरीके मान के चलो कि जो स्कैम चला रखा है अभी एडमिशन होने के टाइम पे, जैसे किताबों का धंधा किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट का भी धंधा किया जाएगा, ड्रेसेज का भी धंधा किया जाएगा, आने वाले समय में किस तरीके देखते हैं शिक्षा किस स्तर पे पहुंचने वाली है हरियाणा? शिक्षा आम पब्लिक के हाथ से निकलने वाली है। इस कंडीशन में शिक्षा पहुंची हुई है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। और इस स्कैम में मैं किसी एक पार्टी को नहीं, हर पार्टी के अंदर लोग बैठे हैं। कोई एक पार्टी जिम्मेवार नहीं है इसमें, हर पार्टी के अंदर लोग बैठे हैं। और वो एक बड़ी लॉबी है, उनका मकसद ही एक है। मैं किसी एक पार्टी को भी टारगेट नहीं करूंगा इसमें, हर पार्टी में लोग बैठे हैं और वो कोशिश में हैं कि उनके स्कूल उभरते रहें और सरकारी स्कूल बिल्कुल बंद हो जाएं। और जिस दिन ये पूर्ण रूप से सरकारी स्कूल बंद हो गए ना, तो उस दिन देखना आप प्राइवेट स्कूलों की मनमानी। अभी तो कह रहे हैं कि मनमानी जितनी दिखाई दे रही है, एक समय ऐसा आएगा कि जितने एक माँ बाप की तनख्वाह होगी ना, उतना एक बच्चे की फीस होगी। और बिल्कुल गरीब आदमी के हाथ से शिक्षा निकलती जा रही है। मेरा तो एक ही निवेदन है कि सरकारी स्कूलों पर ध्यान दिया जाए, प्राइवेट स्कूलों को कम से कम मान्यता दी जाए, बल्कि उनको बंद किया जाए तकरीबन, और सरकारी स्कूलों में जबरदस्त जोर दिया जाए।
अगर सच में शिक्षा एक निचले पायदान तक पहुंचानी है तो, अगर निचले पायदान तक शिक्षा पहुंचानी है ना, तो सरकारी स्कूलों पे बेहद जरूरी है ध्यान देना। तभी जाकर के एक आम बिल्कुल गरीब घर का बच्चा पढ़ पाएगा भाई। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो ये दिन दूर नहीं है जिस दिन इन प्राइवेट स्कूलों के अधीन पूरी शिक्षा की ना, तो उस दिन गरीब घर का बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। अभी कुछ दिन पहले लास्ट बात में खत्म करेंगे, HKRN एक हरियाणा कौशल विकास निगम हरियाणा सरकार ने बनाया। ये कैप्टन ने भी मैंने आइडिया दिया था कि वो सरकारी आदमी 60,000 रुपये ले भाई, इतना में 3 आदमी काम कर देंगे। तो उसी तरीके का कुछ नजरिया हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों को इस तरीके बनाने का एक कोशिश की गई, बट टीचर ने भी प्राइवेट बना दो। देखो मैं इस मामले का समर्थन भी करता हूं, लेकिन किस जगह है उस चीज को इन्होंने अपनी योजना तो निकाल दी, लेकिन उस पर काम तो नहीं करना। सरकारी उपक्रम तो इन्हें बंद कर दिए, प्राइवेट की तरफ ले गए, तो फिर मनमानी तो प्राइवेट तो अपनी मर्जी पर चलेगा। वो सरकारी उपक्रम जिंदा करो और उसमें बाउंडेशन कर दो कि क्या तरीका आपका, फिर सही रहेगा। लेकिन सरकारी उपक्रम को तो बिल्कुल बंद किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे वो एक स्कूल बना ले। एक उदाहरण दूंगा मैं, ये जो दूरसंचार का सिस्टम था, मोबाइल का सिस्टम था, हमें शुरू में फ्री में नेट, फ्री में कॉलिंग, सब कुछ फ्री में दिया गया। शुरुआत में जब हुई थी जियो का, उसने जियो ने सब कुछ फ्री में दे दिया। उससे एक सरकारी उपक्रम BSNL जमा डूब गया। जिस दिन BSNL डूब गया ना, जितना फ्री में दे गया था ना, एक दम से कवर कर दिया उस जियो ने। आज बिल क्या किया जा रहा है, महीने तो देश में 12, बिल लिया जा रहा है 13 महीने का। 13 महीने का। ऐसा सिस्टम हर चीज में हो जाएगा। शिक्षा में भी चिंता मत, थोड़े से दिन के बाद 12 महीने की शिक्षा नहीं है, हमें आज ये शिक्षा 14 महीने की दिखाई देगी। आज आपके बच्चे, सभी के बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, जून की छुट्टी होती है, मार्च का आधा महीना पजामा, 15 दिन की फिर छुट्टी होती है, बीच में होली दिवाली, 144 दिन करीबन बच्चा स्कूल में रहता है। सर्दियों की 10 दिन की, 15 दिन की छुट्टी, 144 दिन बच्चा जाता है। सारी छुट्टी टोटल मारा तो 45 लगा लो, तो उसके अंदर 150 दिन लगा लो, 150 दिन बच्चा कर रहता है। उसकी भी आप फीस भरते हैं आज के टाइम। फीस तो ये है जी, और बस एक ही बात करी, लूट की दुकान खोल दी। एनुअल चार्ज, बिल्कुल। कोई भी स्कूल ये बता दो एनुअल चार्ज है क्या। एडमिशन फीस। तो ये जितने भी स्कूल टीचर या प्रिंसिपल इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे सवाल मेरा भी है, इनका भी, सभी का है, ये एनुअल चार्ज होता क्या है, एक बार थोड़ा आप बताएं, डिस्क्रिप्शन दे। एनुअल चार्ज है किस चीज का? और बार बार ये कहते हैं जो भी प्रोग्राम होते हैं, एक्टिविटी होती है, उनके पैसे है, फेस्टिवल चार्ज है। लेकिन फेस्टिवल में हटके फिर ले, कभी ड्रेस का खर्चा, कभी मेकअप का खर्चा, डांस का खर्चा, मतलब ले हुए हैं, फिर भी ले हुए हैं। देखिए आखिर मैं इस वीडियो के माध्यम से एक अपील कर रहा हूँ, सरकार से ही करूंगा, क्योंकि देखो सरकार एक बड़ा ताकत होती है, हमारे द्वारा चुनी हुई होती है, लोगों के द्वारा चुनी गई होती है सरकार। सरकार से एक निवेदन करूंगा, सरकारी उपक्रम पर ध्यान दे, प्राइवेट स्कूलों के ऊपर कुछ लगाम लगाए। शिक्षा सबका अधिकार वो जब ही मिल पाएगा जब शिक्षा सस्ती होगी। उसके लिए जैसे एक देश में एक कानून, एक देश एक कानून होता है ना, तो पहला तो ये करे सरकार कि भाई अब नया सत्र आने लग रहे हैं, NCERT की जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसे फॉलो करवाए, प्राइवेट पब्लिकेशन को बिल्कुल बंद कर दे और हर स्कूल के अंदर NCERT की पुस्तक का निर्देश ये सरकार लागू करे। और जो स्कूल सरकार का निर्देश की पालना ना करे तो उस स्कूल की मान्यता रद्द करे और उसके संचालकों को जेल में डाले। चलो धन्यवाद आपका। एक साथी से और बात है, सोनू जी, आज इधर आ जाओ, थोड़ा जगह चेंज कर लो, इधर आ जाओ। तो सोनू जी, शिक्षा प्रणाली के बारे में, जो हरियाणा की जो शिक्षा प्रणाली, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? विनय जी, सबसे पहले तो आपको देखने वाले सभी साथियों को नमस्कार। सारी बातें सही हैं, बड़ी अच्छी लगी राणा साहब की बातें, लेकिन मैं थोड़ी सी एक बात की और ऊपर प्रकाश डालना चाहूँगा। बताओ। हाँ, वो ये कि जो हमारी सनातन की शिक्षा है, जो हमारी पुरानी शिक्षा है, वो गुरुकुलों के माध्यम से चलती थी।
सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि शिक्षा होती क्या है। शिक्षा वो होती है जो हमारे जीवन को संवारे। और विनय जी जो आज स्कूलों में ले रहे हैं शिक्षा, जो लोग दे रहे हैं, आप क्या समझते हो शिक्षा का सही रूप है? जो कोस थीटा साइन थीटा या जो भी बातें आप सीखते हो, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्या वो हमारे जीवन में कभी भी काम आती है क्या? मेरे तो काम नहीं आई। तो किसी के भी काम नहीं आती विनय जी। वास्तविकता ये है कि जो आज शिक्षा का जो रूप है, वो आज वो रूप है ही नहीं जो हमारे सनातन में होता था। पहले पुराने जो हमारे गुरुकुल शिक्षा देते थे, वो जो शिक्षा देते थे वही शिक्षा थी जिसके माध्यम से हमें जीवन को जीने की बातें और जीवन में जो दैनिक रूटीन में होने वाली बातें हैं वो सिखाई जाती मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ सोनू जी। और एक मिनट वो सिखाई जाती थी। लेकिन आजकल शिक्षा का जो सत्र हो गया वो कैसे हो गया? एक तो ये दुकानदारी हो गया, असल में व्यापार हो गया, बिजनेस हो गया। बिजनेस कैसे कि आप किसी भी स्कूल में जाओगे, वहां पे आपको किताबें खरीदनी पड़ती हैं उस स्कूल के मुताबिक। जो वो स्कूल कहेगा वही आपको किताबें खरीदनी पड़ेगी। और वो किताबें ऐसी हैं विनय जी, मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ इस बात का। आप किसी स्कूल में जाएं और उस स्कूल में जो टीचर उस किताब को पढ़ाता है, बिना पढ़े उसे पढ़वा के देखना। जो इंग्लिश मीडियम के स्कूल ने क्या है कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं आजकल एनसीईआरटी, जैसे डाला साहब ने बताया कि एनसीईआरटी तो कहीं भी है ही नहीं। एनसीईआरटी की जो पद्धति है वो हमारी सरकार ने तब इसलिए लगाई थी कि हमारी जो मातृभाषा की जो शैली है उसमें शिक्षा का आगे संचालन किया जाए। एनसीईआरटी वो है। और आजकल जो स्कूलों में है वो अपनी अपनी दुकानदारी के हिसाब से और अपने लाभ कमाने के लिए उन्होंने अपनी अपनी किताबें लगा दी। 4 पन्ने की किताब आपको 500 रुपए 700 रुपए में मिलती है और उसके अंदर अक्षर कुछ भी नहीं होते, 4 अक्षर लिखे होते हैं, जबकि एनसीईआरटी में वो सारे एक पेज में आ जाते हैं। इतनी बड़ी लूट मचा रखी है इन्होंने। और उस किताब को पढ़ाने वाले टीचर को खुद पता नहीं वो पढ़ा क्या रहा है, उसको खुद नहीं आती। ये सच्चाई है। नाना साहब, आप क्या शायद मेरे से इस बात में सहमत होंगे कि वो टीचर को वो चीज पढ़ाने नहीं आती जो जिस सिलेबस को पढ़ा रहा है। इतने ये शिक्षा का स्तर हमारा गिर गया। अध्यापकों की जहां तक बात है, जैसे मास्टर जी ने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जो हम पैदा कर रहे हैं, जो ये अपना बेरोजगारी का जो आलम है अभी, और जो स्कूलों से हमने निकाले हैं कोस थीटा साइन थीटा वाले, वो हमारी जीवन शैली में कहीं भी काम नहीं आती वो चीजें। और कोस थीटा जो पढ़ के आए हैं वो आगे कोस थीटा ही पढ़ा रहे हैं, जिनका जीवन में कोई मूल्य ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि शिक्षा जो है वो पुरानी जो गुरुकुल की जो शिक्षा होती थी वो शिक्षा लेके आए, और कम से कम वो ना लेके आए तो इस तरह की शिक्षा तो हमारे जीवन में हो कि वो हमारे दैनिक जीवन में, आगे के जीवन में, पढ़ाई छोड़ने के बाद वो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम आ सके। बिल्कुल। देखो, मैं तो हरियाणा के जितने भी अभिभावक हैं, छात्र हैं, उनके अच्छे भविष्य ही कामना करता हूँ। लेकिन कामना करने से भी काम नहीं चलेगा। काम चलेगा जब जब सब हम इस चीज को फॉलो करेंगे। जैसे ढांडा साहब ने बताया, सोनू जी ने बताया, इन्होंने एक्सपीरियंस है शिक्षा के बारे में, उन चीजों को नोट करेंगे कि हमें मान्यता उनकी चेक करनी है, या किसी अभिभावक के बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उनसे जाके बात करनी भी चाहिए। भाई, आपके बच्चे ने कैसी शिक्षा ग्रहण करी? 1 साल 2 साल आपके बच्चे ने पढ़ते ना होगे, उसके साथ में कहते कुछ है होता कुछ है। वहां कह दीजिए क्रिकेट स्टेडियम है, पता लगेगा कि स्टेडियम बनना भी तो 5 साल और लगेंगे, बच्चा 5वीं 10वीं में पहुंच जावा है। टीचरों का पता ही नहीं कौन सा टीचर क्या सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। एक कंडक्टर पता नहीं उस स्कूल में जाकर टीचिंग करने लग रहा है, उसका नहीं पता। मतलब ऐसे ऐसे स्कूल मैंने देखे हैं। जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसी स्कूल में पढ़ाते हैं। और वो वहाँ पे क्या होता है, जो पढ़े लिखे ग्रेजुएट होते हैं उनके डॉक्यूमेंट दिखाते गवर्नमेंट को, हमने देखो बीए बीएड करा लगाया हुआ है। लेकिन रियलिटी में वहाँ पे उसी स्कूल में +2 जिसने पास की है वही मैडम है और वही मास्टर है। ये सच्चाई है। आप सच्चाई है। सच्चाई है सर, आगे आओ थोड़ा सा। ये सच्चाई है। ये सच्चाई है। जो टीचर स्टाफ स्टेटमेंट होती है वो तो एजुकेटेड जो टीचर होते हैं उनकी प्रोफाइल भेज देते हैं, उनकी प्रोफाइल भेज देते हैं। और वहाँ पे +2 पास, कोई 10वीं पास, इस तरह होता है। इस तरीके काम चलाते हैं उनका। तो वीडियो को ज्यादा लंबी ना करते हुए एक सेशन और रखेंगे इसी तरीके से, और सब्जेक्ट यही रहेगा, इसी तरीका अवेयरनेस का काम आप करते रहेंगे। वीडियो को ज्यादा शेयर कर देना, कमेंट बॉक्स में बताएं
और अपनी राय जरूर दें। और लास्ट में पप्पू जी आप क्या कहना चाहें, विभाग जो अपने हरियाणा के देख रहे हैं, क्योंकि मोस्टली हरियाणा के लोग अपनी वीडियो देखते हैं, उसके बारे में बताओ एक बार। मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा कि शिक्षा के प्रति जितनी सरकार की जिम्मेवारी है, पेरेंट्स की भी जिम्मेवारी है। पेरेंट्स भी जागे, और पेरेंट्स अगर जागे तो सरकार को जगाने में कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले तो पेरेंट्स को जागना पड़ेगा, तो फिर सरकार तो जाग जाएगी। बेनी शब्दों के साथ मेरा नमस्कार। सोनू जी आप जो अपने अभिभावक है, जैसे हरियाणा के अंदर अभी या पूरे इंडिया के अंदर एक सेशन खत्म होने के बाद एडमिशन का समय आ जाता है अप्रैल के अंदर, और वो जून जुलाई तक चलता है। कह देते हैं जून जुलाई तक एडमिशन ओपन है, 3-4 महीने तक टीचर आने क्लास 7 नहीं पढ़ने देते। उन्होंने तो फील्ड में मार्केटर बनाया नहीं, जो तेल बेचा रहे हैं उन्हें स्कूल ने बेचन खातर भेज दिया कि वो बड़का ने पकड़ पकड़ के ले आओ। बिल्कुल ऐसा ही है। एडमिशन भी इसी शर्त पे होते हैं। टीचर को भी ये कहा जाता है अगर 10 बच्चे तू लिया होगा तो तेरी तनख्वाह 8,000 रुपये है। ये सच्चाई, 8-10 से ज्यादा कोई देता नहीं। अगर तो 20 ले आया तो तेरी तनख्वाह 15,000 रुपये हो जाएगी। इस तरह से टीचर की रिक्रूटमेंट होती है। अब आप समझ सकते हो जो इस शर्त पे आएंगे लोग, वो अध्यापक बनेंगे, शिक्षा देने वाले बनेंगे या दलाल बनेंगे। मोटी बात ये है कि ये दलालों की भर्ती है। और जब उन चीजों से, उन ऐसे अध्यापकों से बच्चे पढ़ेंगे तो वो क्या बनेंगे और क्या हमारे देश का भविष्य सुधारेंगे। जो शिक्षा है ये सही है कि ये देश को, राष्ट्र का निर्माण भी करती है और जीवन का निर्माण भी करती है। जब जीवन का निर्माण होता है, स्वयं राष्ट्र का निर्माण अपने आप हो जाता है। जैसे टीचर की आपने बताई थी, टीचर उसको खुद नहीं पता वह कौन सी किताब में से क्या पढ़ाने लग रहा है। अब पूरा दिन तो मार्केटिंग करता है बच्चों को पकड़ने के लिए, और शाम को देखो एक टीचर का काम होता है पहले होमवर्क करता है फिर पढ़ाता है। उसको टाइम नहीं मिला बेचारा, 7-8 बजे थी तो गामा में अंडे जाओ किसी ने पकड़ के लाया, किसका एडमिशन करवाऊं। और दूसरा विनय जी, मैं आपको एक बात और कहना, आपके माध्यम से समाज को एक बात और कहना चाहता हूँ कि साथियों आप देखना कि आपका बच्चा पढ़ क्या रहा है। अगर आप उससे पूछोगे 64 कितना होता है तो वो 64 बता नहीं पाएगा, 64 जरूर बता देगा। जबकि हमारे जीवन में 64 का कोई महत्व नहीं, 64 का हमारे जीवन में महत्व है, क्योंकि हम हिंदी भाषी लोग हैं। शिक्षा क्या होती है? शिक्षा और भाषा वही अच्छी होती है जो हमारी नेटिव हो, जो हमारी मातृ हो, जो हमारी टंग लैंग्वेज हो, हाँ, जो समझ में आई भाषा वही होती है। तो इसलिए मेरा तो सभी से अनुरोध ये है कि अपनी भाषा में बच्चों को पढ़ाएं, एनसीईआरटी पढ़ाएं जो सरकार ने व्यवहारिक और औपचारिक रूप से लागू कर रखी है। तो ये जो आप बिजनेस के दुकानों में भेज रहे, दुकानों में अपने बच्चों को ना भेजें, स्कूलों में अपने बच्चे को भेजें। भविष्य बनाएं बच्चों का, और आप उनके भविष्य के साथ राष्ट्र का भविष्य है, और राष्ट्र के साथ आप सभी लोग हैं। तो इसलिए मेरा तो सभी से, आपके माध्यम से सभी से आग्रह ये है कि दुकानों में ना भेजें, स्कूलों में भेजें, बच्चों को पढ़ाएं। एक रटी हुई और ये जो लोग पेश कर देते हैं वो चीजें उनको ना सिखाएं। बिल्कुल। ट्यूशन का भी फैशन चला हुआ है। ट्यूशन का फैशन ये चला हुआ है कि बच्चा सारा दिन स्कूल में पढ़ता है और स्कूल में टीचर ये दबाव देते हैं कि आपको ट्यूशन भी हमारे घर पे रखनी पड़ेगी। तो जब स्कूलों में शिक्षा पूर्णतः आप नहीं दे पाते, ट्यूशन पे दे रहे हो, तो ऐसे स्कूल खोलने का फायदा भी क्या है? ये तो वो काम कर दिया, डॉक्टर पे ऑपरेशन करवाने चला गया एक आदमी, उसकी कह दिया भाई एक ऑपरेशन सवेरे करेंगे एक शाम में करेंगे, किडनी एक के काटनी है, थोड़ी ही काट ली, मतलब 4 बजे फिर आ जाइए, थोड़ी फिर काट लेंगे। तो मेरा खास तौर से अभिभावक और जो स्कूल के जो स्टाफ है, अध्यापक गण है, उनसे निवेदन है ये आप लोग मैनेजमेंट से भी करो, क्योंकि टीचर अकेला भी नहीं कर सकता, मैनेजमेंट का ज्यादा हाथ रहता है इसमें। मैनेजमेंट तो कंपलसरी है। अगर मैनेजमेंट ये ऑर्डर कर दे कि स्कूल से बाहर कोई बच्चा कोचिंग नहीं लेगा, जो भी आपने शिक्षा देनी है वो स्कूल के अंदर ही दे, ताकि हमारे बच्चे मजबूत बने, वो ट्यूशन पे डिपेंड ना करें। अगर स्कूल में शिक्षा अच्छी मिलेगी तो वो बाहर जाकर थोड़ा बहुत अपना खेल भी सकता है, विश्राम भी कर सकता है, उसको दिनचर्या का भी पता लगेगा कि हमारे समाज की क्या क्या जरूरतें होती हैं, क्या क्या हमें करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद आपका। तो सभी साथियों को ये वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें, और पेरेंट्स और छात्र इस वीडियो को जरूर देखें। मिलते हैं ऐसी ही नॉलेज भरी वीडियो के साथ। धन्यवाद सभी साथियों, मैं जीन से विनय दैया, धन्यवाद।